हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेंस रिंग यानी कि विकृतिहीन वलय का सिद्धांत, ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जो हमने सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत था, उसके अंदर जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को ये जो विकृतिहीन वलय का सिद्धांत है वो ये दूर करेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से आज जो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी उससे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों ही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपका हो सकता है इसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपका इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, साथ ही साथ इसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कैसे बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो लेट हम इस विकृतिहीन वलय के सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको ये तो पता ही है कि मैं आपको बीएससी बीएड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करा रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करती हूँ वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। अगर आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया है उसी के आधार पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो इस सिलेबस के अंदर आपका एक टॉपिक है, वो है रिंग स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग्स, स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग्स, साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोब्यूटेन, यानी कि जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है उनके अंदर क्या विलव जो वलय विकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। ये हमें ये टॉपिक है ये आपकी सिलेबस के अंदर। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर जो था बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, उस वीडियो के अंदर मैंने साइक्लोप्रोपेन के अंदर किस प्रकार की वलय विकृति पाई जाती है और उस वलय विकृति को हम किस प्रकार से निकालते हैं उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था। साथ ही साथ उसकी एक स्ट्रक्चर बनाई थी, संरचना बनाई थी। आप पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसके अंदर साइक्लोप्रोपेन के बारे में अच्छे से बताया गया है कि कैसे उसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे, कैसे उसकी विकृति निकालेंगे। विकृति को हम डेल से डिनोट करते हैं। फिर उसके आधार पर हम ये उसकी स्ट्रक्चर बनाते थे। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन की होगी वैसे ही साइक्लोब्यूटेन की होगी। तो मैंने साइक्लोप्रोपेन के अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन आता है आपके पेपर के अंदर कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन की विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए, तो ये जो हमारा बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत था उसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था साइक्लोप्रोपेन का। तो वो एग्जाम्पल आप इसमें रख सकते हो और उस एग्जाम्पल को देखकर आप साइक्लोब्यूटेन की अभी विकृति समझ सकते हो। तो आपका ये वर्क है कि आप ये जो टॉपिक है उसको खुद से करें। और आज के इस वीडियो के अंदर हम विकृतिहीन वलय का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये सिद्धांत जो भी बेयर का सिद्धांत था उसकी कमियों को दूर करेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? सासे व मोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि सासे व मोर ने साइक्लोहेक्सेन व इससे उच्च एल्केनों में स्थायित्व को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे विकृतहीन वलय का सिद्धांत कहते हैं। हमें पता था कि जैसे बेयर का सिद्धांत क्या था, वो सिर्फ छोटे साइक्लोएल्केन, कम श्रृंखला वाले साइक्लोएल्केन को ही समझा रहा था। मतलब कम श्रृंखला नहीं, सॉरी, जो कम कार्बन परमाणु की जो चक्रीय संरचना थी ना, यानी छोटे साइक्लोएल्केन को कोई वो सिद्धांत समझा पा रहा था। बड़े बड़े साइक्लोएल्केन या उच्चतर साइक्लोएल्केन को वो सिद्धांत नहीं समझा पा रहा था। उनकी स्टेबिलिटी की व्याख्या बेयर का सिद्धांत नहीं कर पाया था। इसीलिए सासे व मोर नामक वैज्ञानिक ने उच्चतर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्या कहते हैं? विकृतिहीन वलय का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो इसे सासे व मोर का विकृतिहीन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सासे व मोर ने दिया था इसे। तो सासे ने 6 या इससे ज़्यादा कार्बन परमाणुओं वाली वलय के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए एक सुझाव दिया। और वो सुझाव क्या था कि वलय समतल नहीं होती, वह ऐसी वलय क्या होती है? पुतलित होती है। बेयर का जो विकृतिवाद सिद्धांत था उसके अंदर बेयर ने बताया था कि जैसे जैसे एल्केन की मतलब जो हमारा साइक्लोएल्केन होता है वो क्या होती है?
उनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके संकरण sp3 संकरण पाया जाता है, और वो जो संरचना होती है उसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये बेयर का सिद्धांत था जो कि गलत था। तो ये कह रहा है जबकि ये जो सासे नामक वैज्ञानिक आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो भी श्रृंखला जो भी बड़ी साइक्लोएल्केन होते हैं उनके अंदर वो समतल नहीं पाए उनकी जो वो एक ही तल में यानी समतल में नहीं पाए जाते, बल्कि उनकी जो वलय होती है वो पुटित होती है यानी सिकुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये पुटित का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन की जो सुकेड़ी हुई संरचना के कारण इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कार्बन कार्बन बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित नहीं होते। इस प्रकार का वलय विकृतिहीन होता है, यानी कि इस प्रकार की जो साइक्लोएल्केन होती ये सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ी श्रृंखलाएं होती है ना उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इनके कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है, उससे विचलित नहीं होता। इसीलिए इनके मध्य कोई विकृति नहीं पाई जाती। अगर इनके मध्य विकृति नहीं पाई जाएगी और इनका बॉन्ड एंगल इतना रहेगा तो ये नॉर्मली एल्केन के जितने ही स्टेबल होंगे, जो कि सिद्धांत पेयर के सिद्धांत कि जब हम लिमिट कमियां निकाली थी तब हमने देखा था कि जो बड़ी श्रृंखला वाले बड़ी कार्बन परमाणु की श्रृंखला वाले जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो नॉर्मल एल्केन की जितनी ही होती है। आज पता चला क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। विकृति उत्पन्न क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर हो जाती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होता है उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। और अगर बॉन्ड एल्केन और साइक्लोएल्केन के मध्य बॉन्ड एंगल समान है तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो, अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। ठीक है, तो सासे सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन दो प्रकार की तनावहीन वलयों में होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर दो प्रकार की तनावहीन वलय पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा साइक्लोएल्केन है, जो हमारा बेंजीन है, वो दो प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करता है। अब मैं आपको बता दूं, यहीं से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि साइक्लोहेल्केन की नौका व कुर्सी रूप को का चित्र बनाइए। यानी कि अगर 1 नंबर से क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये पूछा जाएगा कि साइक्लोहेल्केन की नौका संरचना व कुर्सी रूप का चित्र बनाइए। ठीक है, अगर 1 नंबर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो सासे ने जो बताया उसके बाद हम मोर नामक वैज्ञानिक आया, वो क्या कह रहा है कि मोर ने 1918 में बताया कि साइक्लोहेक्सेन में नौका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है। नौका रूप व कुर्सी रूप के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। लगभग इनकी ऊर्जा अंतर कितना होता है, 5 से 6 केसेल प्रति मोल होता है। ठीक है, इनको कमरे के ताप पर पृथक करना कठिन होता है। जो हमारा सासे नामक वैज्ञानिक था उसने ये कहा कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं, जो बड़ी ज़्यादा कार्बन के साइक्लोएल्केन होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, उनकी जो संरचना होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, विचलित नहीं होता है, इसलिए ये विकृतिहीन होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि कुछ वलय प्रदर्शित करते हैं। और इसने बताया कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, जो हमारा बेंजीन है, वो दो प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करता है, एक नौका संरचना और एक कुर्सी संरचना। ठीक है, अब फिर ये दोनों तो सासे ने बता दिया, फिर मोर नामक वैज्ञानिक आया, वो क्या कह रहा है कि ये जो नौका संरचना और जो कुर्सी संरचना है वो जो बेंजीन प्रदर्शित करता है, वो उनमें से जो कुर्सी संरचना होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। यानी नौका संरचना कुर्सी रूप में बदलती है और कुर्सी रूप नौका संरचना के अंदर बदलता रहता है, क्योंकि इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। और का ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण अगर हम रूम टेम्परेचर पर इनको अलग करना चाहे तो उनको अलग करना क्या होता है, कठिन होता है। और मोर नामक वैज्ञानिक ने ये भी बताया था कि जो कुर्सी रूप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है वो हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में नौका रूप में कार्बन श्रृंखला C1 व कार्बन श्रृंखला
मतलब कार्बन 1 नंबर कार्बन C1 व कार्बन संख्या 4 C4 में हाइड्रोजन के बीच क्या पाया जाता है, रिपल्सन पाया जाता है या अंतःक्रियाएं होती है। इन हाइड्रोजनों को फ्लैंक पोल हाइड्रोजन कहते हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, पूछा था कि फ्लैंक पोल हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो फ्लैंक पोल हाइड्रोजन किसे कहते हैं कि जो हमारा बेंजीन होता है वो 2 प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करता है, नौका संरचना, कुर्सी संरचना। और जो नौका संरचना होती है उसके अंदर जो 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन होते हैं उनके जो हाइड्रोजन होते हैं उनके मध्य रिपल्सन पाया जाता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। और इन हाइड्रोजनों को क्या कहा जाता है, फ्लैंक पोल हाइड्रोजन कहा जाता है। अब अगर इनके मध्य रिपल्सन होगा तो इनकी स्टेबिलिटी, जो हमारा नौका संरचना है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और कुर्सी रूप है उसकी भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी और उससे पता चलेगा कि उसके हाइड्रोजन के मध्य रिपल्सन कम होगा, इसके कारण कुर्सी रूप क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखो जो हमारा नौका रूप था उसके अंदर 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के मध्य क्या था, प्रतिकर्षण था। कार्बन के हाइड्रोजन के मध्य क्या होगा, ये पास पास है, इसके कारण इसके हाइड्रोजन भी पास पास होंगे। और हाइड्रोजन पास होने के कारण ये दोनों एक दूसरे, इन पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, और आकार भी आस पास में होने के कारण आकार के कारण भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जबकि जो नौका रूप, जो हमारा ये क्या, इसको क्या होता है, कुर्सी रूप होता है। देखो इसके आकार कुर्सी के जैसा है इसलिए इसे कुर्सी कहते हैं, और इसका आकार नाव के जैसा है इसलिए इसे नौका रूप कहा जाता है। तो कुर्सी रूप के अंदर क्या होता है कि जैसे 1 नंबर कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है और 4 नंबर कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उनके मध्य रिपल्सन होने का कोई चांस ही नहीं है, इतने दूर दूर है, इसलिए इनके मध्य रिपल्सन नहीं होगा। अगर इनके अंदर रिपल्सन नहीं होगा तो इसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इनके मध्य रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण इनकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है और इस सासे व मोर का विकृतिहीन वलय सिद्धांत क्या है, इनके मध्य में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।